देखो भाई, चीन साम्यवादी दल के उदय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई, लेकिन यह एक क्षणिक घटना नहीं थी। इसकी भूमिका काफ़ी पहले से बन रही थी। प्रथम गणतंत्र में से चीन के लोगों को बहुत आशाएं थी, परंतु प्रथम राष्ट्रपति युआन की महत्वाकांक्षा ने उन सब पर पानी फेर दिया। भूमि सुधार लागू नहीं किए गए, लोगों की मूल समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। चारों ओर अराजकता और गृह युद्ध की स्थिति बन गई। इससे किसानों और आम लोगों की समस्याएं और भी बढ़ गई। क्वानसंग दल भी इस स्थिति से निपटने में लंबे समय तक सफल नहीं हुआ। इससे चीन में साम्राज्यवाद और अपनी सरकार के विरुद्ध लोगों में रोष उत्पन्न हो गया, जिसका लाभ साम्यवादियों को मिला। साम्यवादियों को मिला। अब चीन में साम्यवादी दल का कार्यक्रम क्या था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने दूसरे अधिवेशन 1922 में जो पार्टी कार्यक्रम घोषित किया वह अधिक आकर्षक था। इस पार्टी के 5 उद्देश्य: नंबर 1, देश में शांति स्थापित करना। दूसरा, चीन में आंतरिक संघर्ष को बंद करने के लिए कार्य करना। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों के समर्थकों का विरोध करना। चौथा, चीन में साम्राज्यवाद को समाप्त करना तथा वैश्विक स्वतंत्रता का वातावरण बनाना। चीन को एकीकृत कर असली जनवादी लोकतंत्र की स्थापना करना। चीन में माओ त्से कैसे लोकप्रिय। माओ त्से 1893 से 1976 उनका सबसे प्रभावशाली नेता। उन्होंने चीन के विभिन्न वर्गों की भावनाओं को समझा, साथ ही उनके शोषण के अलग अलग स्तरों को फिर आंकड़ों और उदाहरणों के साथ सरकार की कमजोरियों को जनता के समक्ष रखा। जनता को विश्वास दिलाया कि साम्यवादी चीन की प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकते हैं। माओ ने आमूल परिवर्तनवादी तौर तरीके की जोरदार हिमायत की। 1928 से 1934 के बीच जियांगशांगी प्रदेश में माओ के कार्यक्रम को लोगों ने व्यापारिक में देखा। उन्होंने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करके अलग रास्ता अपनाया। इससे पहले मार्क्सवादी यह समझ रहे थे कि क्रांति औद्योगिक मजदूर के नेतृत्व में होगी। माओ ने पहाड़ी प्रदेश जियांगसी में सुरक्षित शिविर लगाए, किसानों की परिस्थिति गठित की, भूस्वामी से जमीन छीनकर किसानों में बांटी गई। इस प्रकार ग्रामीण महिला संघों का गठन किया गया। माओ द्वारा नए जनवाद की स्थापना किस तरह हुई। देखो भाई, 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से ने चीन में लोक गणतंत्र की स्थापना की। वह स्वयं नई सरकार में राष्ट्रपति और चाउ इनलाई प्रधानमंत्री बने। यह सरकार माओ की पुस्तक नए लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित थी। यह पुस्तक 1941 में लिखी गई। इससे साम्राज्यवादी शोषण को समाप्त करने पर जोर दिया गया। साथ ही राष्ट्रीय गौरव तथा देश की स्वाधीनता व अखंडता को स्थापित करने पर बल दिया गया था। नंबर 1, नई सरकार ने मुख्यतः भूमि सुधारों पर जोर दिया। बड़े बड़े जागीरदारों की ज़मीनों को किसानों में बांटा गया। साथ ही अर्थव्यवस्था के बुनियादी क्षेत्र संचार, परिवहन, खान व बड़े उद्योग पर नियंत्रण में स्थापित किया गया। दूसरा, सन 1953 में चीनी सरकार द्वारा समाजवादी बदलाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई। इससे कृषि के सामूहिकरण पर बल दिया गया। सरकारी नियंत्रण में लाखों किसान परिवार को सामूहिक खेती करने पर लगाया गया। जमीन की व्यक्तिगत मलकियत समाप्त कर दी गई। बड़े बड़े सामूहिक फार्म बनाए गए। अब चीन में 1978 में शुरू होने वाले प्रमुख सुधार कौन कौन से हैं। देखो भाई, माओ की मृत्यु के बाद अपेक्षाकृत उदार साम्यवादी गुट सत्ता में आया। 1978 में तांग सियांग के नेतृत्व में सुधारों के एक नए कार्यक्रम की घोषणा की गई। नंबर 1, लोकतंत्र की मांग। 1978 के सुधारों में लोकतंत्र की स्थान नहीं दिया गया। इससे बहस की इजाज़त दी गई थी, लेकिन पहले की अपेक्षा इस स्वतंत्र वातावरण में नए विचारों की मांग उठने लगी। दूसरा, चीन में सुधारों पर बहस। लगभग 3 दशकों से चीन में जारी आर्थिक सुधारों को
लेकर वर्तमान में नई बहस छिड़ी। यह अपेक्षाकृत स्वच्छंद वातावरण की बहस है। अब जापान में कुलीन वर्ग के नेतृत्व में आधुनिकीकरण के रास्ते। भाई देखो भाई, जापान में आधुनिकीकरण का नेतृत्व कुलीन वर्ग उच्च वर्ग के पास था। इसका स्वरूप शोषणकारी था। लोकतंत्र की मांग को दबाया गया तथा विरोध की आवाज़ उठने नहीं दी। नौकरशाही और सैन्यवादियों के सत्ता में अधिक प्रभाव के कारण जापान ने उग्र राष्ट्रवाद का रास्ता चुना। उच्च वर्ग का हित भी इसी नीति में था। इस मार्ग पर चलकर जापान ने अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य बनाया और अंत इससे वह विश्व युद्धों की आग में झुलसा। जापान ने क्या बनाया भाई? एक अपना औपनिवेशिक साम्राज्य बनाया और इससे वह युद्ध की आग में झुलसता चला ही गया। ठीक है भाई, ठीक।